पुराने समय की बात है। एक गांव में गोनूजा नाम के अत्यंत चतुर व्यक्ति रहते थे। खेती किसानी करके ही वे अपना जीवनयापन करते थे। जाति से ब्राह्मण होने के साथ साथ उनकी बुद्धि भी तीव्र थी। पूरे गांव में उनकी चतुराई और चालाकी की चर्चा होती रहती थी। गोनूजा का एक घनिष्ठ मित्र था, हिरन मिश्रा। मिश्रा जी पेशे से पंडित थे और अपनी पंडिताई के बल पर जीवन बिता रहे थे। एक दिन गोनूजा और मिश्रा जी साथ बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। मुस्कुराते हुए मिश्रा जी ने कहा, गोनू, इन दिनों तुम्हारी बहुत चर्चा है। तुम्हारे किस्से सुन सुनकर मैं चकित रह जाता हूं। इतनी अद्भुत बुद्धि तुम लाते कहां से हो, और यह कैसे संभव है कि हर परिस्थिति पर तुम इतनी आसानी से नियंत्रण पा लेते हो। गोनूजा ठहाका लगाते हुए बोले, मिश्रा जी, हम ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं। बुद्धि तो हमारा पैतृक गुण है। और फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, जन्मजात चतुराई का मेल यदि सही परिस्थिति को पहचानने की कला से हो जाए तो यही तो हमारी विशेषता बन जाती है। संसार में इसे ही बमन पेंच कहते हैं। मिश्रा जी चौंक गए। कौन सा पेंच? बमन पेंच? ये क्या चीज है? गोनूजा मुस्कुराते हुए बोले, ये एक ऐसा पेंच है जो कस जाए तो आसानी से खुलता नहीं। मिश्रा जी हैरान रह गए। कमाल है, हम भी तो इसी कुल में जन्मे हैं, बरसों से ज्ञानार्जन कर रहे हैं, फिर भी इस बमन पेंच की महिमा से अनजान है। गोनूजा बोले, महिमा तो जानते होंगे, प्रयोग भी करते होंगे। बस फर्क यही है कि हम इसे धर्म और आस्था का आवरण उड़ाकर बुद्धि और चतुराई के साथ प्रयोग में लाते हैं। मिश्रा जी ने जिज्ञासु स्वर में पूछा, अच्छा, ये बताओ कि यह बमन पेंच किसी ब्राह्मण पर भी काम करता है? गोनूजा मुस्कुराए। पेंच तो हर जगह काम करता है, बस उसे कसने वाला चाहिए। मिश्रा जी बोले, तो फिर भाई मुझे भी दिखाओ कि यह किस प्रकार का पेंच है। मुझ पर अपनी यह विद्या आजमाकर देखो। गोनूजा सिर हिलाते हुए बोले, रहने दो मिश्रा जी, आपस में चतुराई नहीं आजमाई जाती, इससे संबंधों में खटास आ सकती है। मिश्रा जी हंसते हुए बोले, अरे कुछ नहीं होगा, हम मित्र हैं, हमारे बीच कोई मनमुटाव आ ही नहीं सकता। ये तो बस सीखने के उद्देश्य से कह रहा हूं। गोनूजा टालते हुए बोले, छोड़िए इस बात को, कोई और चर्चा करते हैं। मिश्रा जी अड़ गए। नहीं नहीं, ये बमन पेंच तो तुमको दिखाना ही होगा। मैं भी ब्राह्मण हूं, संभव है कि मैं इसे जानता हो, पर सही तरह से प्रयोग न कर पाता हो सकता है मैं तुम्हारे इस पेंच को काट ही दो। गोनूजा मुस्कुराते हुए बोले, देखा जाएगा, फिलहाल इस बात को यही खत्म करो और कुछ खाने के लिए मनवाओ। मिश्रा जी चहक उठे। मिठाई चलेगी? गोनूजा हंसकर बोले, चलेगी क्या, दौड़ेगी? मंगवाओ तो सही। मिश्रा जी अंदर से थाली में मिठाई भरकर ले आए और फिर दोनों ने जमकर मिठाई खाई। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। इस बात को कई हफ्ते बीत गए। मिश्रा जी तो बिल्कुल भूल ही गए थे। श्राद्ध पक्ष चल रहा था तो समय ऐसा था कि दिन में पिंडदान कराते और गठरी बांधकर शाम तक लौटते। कमाई का समय था तो कोई और बात कहाँ याद रह जाती। मगर गोनूजा नहीं भूले थे। उन्हें मिश्रा जी को बमन पेंच दिखाने की उत्कंठा थी। उन्हें दिखाना था कि कैसे बुद्धि और अभिनय का प्रयोग करके अपना काम सफल किया जाता है। एक दिन वे मिश्रा जी से मिलने के लिए संध्या समय पहुंचे। उन्हें देखते ही मिश्रा जी चौंक पड़े। अरे आओ गुरु, बड़े दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं। आपका तो धन वर्षा पक्ष में समय ही नहीं मिलता। गोनूजा मुस्कुराए। मैं भी इन दिनों एक जरूरी काम में फंसा पड़ा था, मरने की भी फुर्सत नहीं है। आपसे सहायता की आशा लेकर आया हूं। मिश्रा जी बोले, अरे कहो ना, और बैठो तो सही। गोनूजा बोले, बैठूंगा नहीं, समय नहीं है, एक कार्य सौंप कर जा रहा हूं। मेरे पास हफ्ते भर जरा भी समय न रहेगा। आप तो कल से ही फुर्सत में आ जाएंगे, तो आशा है कि आप मेरा एक काम करके रखेंगे। मिश्रा जी बोले, अरे भाई आदेश तो करो। गोनूजा बोले, ऐसा है मिश्रा जी, इन दिनों मैं एक विशेष पूजा कर रहा हूं और मुझे 1000 मिट्टी के सिक्कों की आवश्यकता है। आपके पड़ोस में कुम्हार भी है, आपकी बात को कोई टाल नहीं सकता। 500 सिक्के तो मुझे हर हाल में अगले हफ्ते चाहिए, बाकी 500 अगले 15 दिनों में। मिश्रा जी बोले, अरे भाई यह भी कोई काम हुआ, इसके लिए इतने व्याकुल हो रहे हो? तुम्हारा काम समझो हो ही गया। कल श्राद्ध पक्ष का आखिरी दिन है, मैं तो फिर निठल्ला ही हो जाऊंगा। गोनूजा बोले,
फिर मैं चलता हूँ। आपको कष्ट दे रहा हो, पर क्या करो, किसी और पर भरोसा भी तो नहीं कर सकता। मिश्रा जी बोले, इसमें कष्ट कैसा, मित्र ही तो मित्र के काम आता है। गोनू झा बोले, अच्छा मैं चलता हूँ। इतना कहकर वे वहां से निकल गए। एक हफ्ते बाद गोनू झा अपने मित्र पलटन झा के साथ मिश्रा जी के दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने पुकारा, अरे मिश्रा जी, घर पर है क्या? मिश्रा जी दौड़कर बाहर आए। अरे गुरु, अंदर आओ भाई, बाहर क्यों खड़े हो? गोनू झा बोले, समय की कमी है मिश्रा जी, मैंने बताया था, मेरा काम हुआ कि नहीं? मिश्रा जी बोले, हो गया, अब भी लाता हूं। वे अंदर गए और जब बाहर आए तो उनके हाथ में एक मखमल की थैली थी। ये लो, पूरे 500 है, बाकी 500 जब कहो तब दे दूंगा। गोनू झा बोले, ठीक है, पर जल्दी करना, जल्दी ही आवश्यकता होगी। मिश्रा जी बोले, अरे कहो ना, जब चाहे तब। गोनू झा मुस्कुराए, धन्यवाद, आओ पलटन भाई, चलते हैं। रास्ते में पलटन झा ने पूछा, अरे ये क्या मामला है? गोनू झा बोले, कुछ नहीं, मिश्रा जी ने 1000 रुपए उधार लिए थे, जरूरी काम था, मेरे पास थे तो मैंने दे दिए। आज तुम्हारे सामने 500 वापस कर दिए, बाकी फिर दे देंगे। 15 दिन बाद इस बीच बारिश हो गई। एक दिन राह चलते मिश्रा जी ने गोनू झा को चौपाल पर लोगों के साथ हंसी ठिठोली करते देखा। मिश्रा जी बोले, गुरु भाई, कहाँ रहते हो भले मानस, कभी तो दर्शन दिया करो। गोनू झा बोले, मिश्रा जी, बताया तो था कि व्यस्त हूं, आजकल मैं आने ही वाला था वो 500 लेने, सोचा था व्यवस्था हो गई होगी। मिश्रा जी बोले, व्यवस्था तो हो गई थी, पर बारिश ने सब गुड़गोबर कर दिया, सब भीग गए, अब 2-4 दिन और लगेंगे। गोनू झा बोले, मिश्रा जी, मुझे तो बहुत आवश्यकता है। मिश्रा जी बोले, अरे तो 4 दिन ठहरो, मरे जा रहे हो? गोनू झा बोले, ठीक है, 4 दिन और सही। मिश्रा जी चले गए और गोनू झा वहां चुपचाप बैठे मुस्कुराते रहे। चौपाल में बैठे हुए एक बुजुर्ग ने पूछा, क्या बात है गुरु झा, कुछ समस्या है क्या? गोनू झा बोले, काका, पैसे का लेन देन कभी मित्रता में न करें। मिश्रा जी ने रुपए 1000 लिए थे, मैंने भी सोचा मित्र है, सहायता कर दूं। रुपए 500 तो पलटन जाकर उनके सामने दे आए थे, लेकिन बाकी देने का नाम ही नहीं ले रहे, बस टाल मटोल करते रहते हैं। अभी भी तुम सबके सामने कहकर गए हैं कि 4 दिन में दे देंगे, देखता हूं 4 दिन और। मित्र हैं, ज्यादा कह भी नहीं सकते। काका बोले, यही तो है उधार, प्रेम की कैंची है, मित्र को दो तो मित्रता कटे, भाई को दो तो रिश्ता कटे, अब क्या करें, और लोगों की सहायता करना भी तो धर्म है ना। इतना कहकर गोनू झा चौपाल से उठकर चले गए। पीछे लोगों में कई तरह की बातें होने लगी। कोई बोला, मिश्रा जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो मित्रता का नाजायज लाभ है। तो कोई दूसरा बोला, अरे गोनू झा भी कौन सा कम है, कहीं से कमाकर लाकर दिए होंगे, यही तो ठगी का पैसा है, ऐसे ही लूट का या चोरी का माल चोरी में ही जाता है। 7 दिन बाद एक दिन सुबह मिश्रा जी अपने द्वार पर बैठे थे कि जोरावर ने आकर कहा, पंडित जी, चौपाल पर पंचायत है, आपको बुलाया गया है। मिश्रा जी चौंके, पंचायत? कैसी पंचायत, किस बात की पंचायत? जोरावर बोला, जाकर देखिएगा, सब खुल जाएगा। इतना कहकर वह चला गया। मिश्रा जी असमंजस में पड़ गए। धोती कुर्ता पहनकर चौपाल की ओर चल पड़े। वहां पहुंचे तो देखा कि सारा गांव उपस्थित था। गोनू झा भी बैठे थे और पंच परमेश्वर भी। आइए मिश्रा जी, पंचों में से एक ने कहा। ये क्या मिश्रा जी, मित्रता में ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता, आप तो गांव के गणमान्य व्यक्ति हैं, अगर आप भी ऐसा करोगे तो बाकी सब पर क्या असर पड़ेगा? मिश्रा जी घबरा गए। क्या हुआ, क्या हुआ? पंच बोले, गोनू झा ने आप पर आरोप लगाया है कि आप उनके रुपये 500 के देनदार हैं, जिन्हें आप टाल मटोल कर रहे हैं। गवाह भी मौजूद है, पलटन झा। उनका कहना है कि आपने अपने हाथों से गोनू झा को रुपये 500 दिए थे और शेष रुपये 500 के लिए बाद में कहा था। मिश्रा जी हड़बड़ा गए। मगर गुरु झा, ये सब क्या है भाई? गोनू झा बोले, अब क्या करूं मिश्रा जी, मित्रता के नाते ज्यादा कुछ नहीं कह सकता था, पर आप थे कि रोज बहकाते रहे। मिश्रा जी झल्लाकर बोले, पर वो तो मिट्टी के 1000 सिक्कों की बात हुई थी। गोनू झा बोले, मिट्टी के सिक्के? क्या कह रहे हैं? मिट्टी के सिक्के क्या होते हैं, और होते भी हों तो मैं उनका क्या करूंगा?
पंचों की ओर देखते हुए बोले, देखो पंचों, अब मिश्रा जी क्या नया गुल खिला रहे हैं। तभी वहां पर बैठे वृद्ध काका ने कहा, मिश्रा जी, हफ्ते भर पहले इसी चौपाल पर हम 10 लोगों के सामने आपने गुरुजा को 4 दिन में रुपये 500 लौटाने का वचन दिया था। ये सब लोग कोई छोटे बच्चे नहीं है जो भूल जाएंगे। मिश्रा जी, यह अन्याय मत कीजिए। आप तो पूजा पाठ करने वाले सात्विक और धार्मिक ब्राह्मण है। पंचायत आपको आदेश देती है कि आज शाम तक गोनू झा के पैसे चुका दीजिए, नहीं तो आपको आर्थिक दंड देना होगा। पंचायत का फैसला सर्वमान्य होता है। मिश्रा जी ने कड़ी नजरों से गोनू झा को घूरा। वह समझ गए कि गोनू झा ने उनके साथ चालाकी से खेल खेला था। वह बोले, अरे पैसों की जरूरत थी तो मांग लेता, मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की क्या जरूरत थी। उन्होंने 15 मिनट की मोहल्लत मांगी और घर से रुपये 500 लाकर गोनू झा के हाथ में गिनकर रख दिए। गांव भर में इस पक्की मित्रता के टूट जाने की चर्चा होने लगी। कुछ लोग दुखी थे तो कुछ लोग इस पर प्रसन्न भी थे। मिश्रा जी के पास दोनों तरह के लोग आते और गोनू झा का जिक्र छेड़ देते। मिश्रा जी अब गोनू झा को एहसान फरामोश, लुटेरा और न जाने कितने विशेषणों से नवाजने लगे। कुछ समय बाद फिर से पंचायत बैठी और मिश्रा जी को बुलाया गया। गोनू झा ने पंचों के सामने हाथ जोड़कर कहा, परम आदरणीय पंच परमेश्वर, मेरे परम मित्र मिश्रा जी एक दिन जिज्ञासु हो उठे थे। उन्होंने पूछा था कि यह भवन पेज क्या होता है और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। ये सच है कि मैंने इनसे 1000 मिट्टी के सिक्के मांगे थे। पलटन झा के सामने इन्होंने 500 मिट्टी के सिक्के मुझे लौटा भी दिए थे। गोनू झा आगे बोले, मैं इन्हें भवन पेज का प्रयोग करके दिखा रहा था। मैंने पहले ही चेताया था कि इससे हमारी मित्रता खतरे में पड़ सकती है, और वही हुआ। अब मैं पंचायत के सामने अपने मित्र से क्षमा मांगता हूं और इनके रुपये 500 वापस करता हूं। यदि मिश्रा जी मुझसे कोई और दंड चाहते हैं तो मैं उसे भी स्वीकार करने को तैयार हूं। मिश्रा जी हक्के बक्के रह गए। गोनू झा ने जो किया वह उनके लिए अविश्वसनीय था। पंचों की ओर देखते हुए गोनू झा बोले, मिश्रा जी, यह तो भवन पेज का एक नमूना था। अब पंचायत के सामने सब कुछ स्पष्ट हो चुका था। मिश्रा जी तनकर बोले, इसमें राय की क्या बात है। मुझे भवन पेज देखना था सो मैंने देख लिया। पंचों को 2 बार कष्ट हुआ, इसके लिए हम दोनों मित्र क्षमा प्रार्थी हैं। और गोनू झा, तुम्हारी पीठ ठोक दो। गोनू झा हंसकर बोले, मिश्रा जी, कुछ सीखा भी या बस देखा ही देखा। मिश्रा जी ने पूछा, क्या सीखना था भला। गोनू झा मुस्कुराकर बोले, भैया, सही समय पर झूठ बोलना और उसके सही साक्षी पैदा करना, यही तो भवन पेज है। पर मित्रता पर इसे आजमाने की जरूरत नहीं। मिश्रा जी ठहाका मारकर हंसे और बोले, तो इसी बात पर मिठाई हो जाए। दोनों मित्र हंसते हुए फिर से एक दूसरे के गले लग गए। मिथिला से चोरों का सफाया। मिथिलांचल जिस तरह मछली और मखाने के लिए प्रसिद्ध रहा है, कभी यह चोरों के उत्पात के लिए भी उतना ही बदनाम था। मिथिला नरेश चोरों के उत्पात से तंग आ चुके थे। चोरी की घटनाओं में लगातार वृद्धि से राज्य की सुरक्षा व्यवस्था के आगे सवालिया निशान आ खड़ा हुआ था। बाजार, गली, मोहल्ला, कोई स्थान सुरक्षित नहीं था। किसी ने बाजार में कुछ खरीदा और उस सामान को बगल में रखकर प्याऊ पर पानी पीने लगा। पानी पीकर बगल से सामान उठाने लगा तो देखा उसका सामान गायब। रोज दरबार में महाराज के सामने कोई न कोई फरियादी अपनी ऐसी ही शिकायत के साथ उपस्थित होता। महाराज को कुछ सूझ नहीं रहा था कि वे चोरी की घटनाओं पर काबू पाने के लिए आखिर कौन सा कदम उठाए। अपने खुफिया तंत्र के शीर्ष अधिकारी से इस प्रसंग में कई बार बातें कर चुके थे, लेकिन कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं आया था। एक दिन दरबार के समापन पर महाराज ने गोनू झा को रोक लिया। सभी दरबारियों के चले जाने के बाद महाराज गोनू झा के साथ राजमहल की फुलवारी की ओर निकल गए। गोनू झा समझ रहे थे कि महाराज किसी गंभीर समस्या पर विचार मग्न हैं। वे महाराज के साथ मूक बने फुलवारी में टहलते रहे। इसी तरह कुछ समय व्यतीत हुआ। एक स्थान पर महाराज रुके और गोनू झा से बोले, पंडित जी, मिथिलांचल में चोरों का उत्पात बढ़ता ही जा रहा है, जिससे राज्य की बदनामी हो रही है। चोरों का मनोबल लगातार बढ़ रहा है। मेरे निर्देशों के बावजूद राज्य का खुफिया तंत्र पूरे मिथिलांचल में फैले चोरों के संगठित गिरोह का उद्भेदन करने में विफल रहा है।
आप समझ सकते हैं कि जिस राज्य में प्रजा की जान माल की सुरक्षा नहीं, उस राज्य के राजा के प्रति प्रजा की निष्ठा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आपने एक बार मिथिलांचल को ठगों की चपेट से कुशलता पूर्वक उबारा है। अब आप ही कोई ऐसा उपाय करें कि मिथिलांचल से चोरों का आतंक सदा के लिए मिट जाए। गोनू झा ने पूरी गंभीरता से महाराज की बातें सुनी। कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने महाराज से कहा, महाराज, आपका आदेश पालन मेरा कर्तव्य है। आपने अभी कहा है कि पूरे मिथिलांचल में चोरों का संगठित गिरोह सक्रिय है। आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे, कृपा कर बताएं। महाराज ने गोनू झा से मिथिलांचल में हो रही चोरी की घटनाओं के बारे में खुफिया जांच के निष्कर्षों का जिक्र करते हुए कहा, अधिकांश चोरी की घटनाएं एक जैसी हैं। ये घटनाएं रात के प्रथम प्रहर में या चौथे प्रहर में घटित हो रही हैं। रात के प्रथम प्रहर में आम घरों के पुरुष चौपाल आदि में व्यस्त रहते हैं और महिलाएं बर्तन, वासन, चूल्हा, चौका में व्यस्त रहती हैं। चोर इसी व्यस्तता का लाभ उठाकर घरों से कीमती चीजें उड़ा लेते हैं। मिथिलांचल के अनेक गांवों में रात के चौथे प्रहर में भी चोरी की घटनाएं दर्ज की गई हैं। यह ऐसा समय है जब घरों में लोग गहरी नींद में सोए होते हैं। चोर घर के दरवाजे की कुंडी न जाने कैसे खोल लेते हैं और घर में प्रवेश कर माल असबाब उठाकर ले जाते हैं। ये चोरियां इतनी चालाकी से की जाती हैं कि किसी के हाथ कोई सुराग नहीं आता कि चोरियां कैसे की गईं। चोरों उच्चकों का मन इतना बढ़ गया है कि अब राज्य के कई इलाकों से राहजनी की घटनाओं की खबर भी आ रही है। यदि अब भी हम सचेत नहीं हुए और प्रजा को चोरों के कहर से निजात दिलाने के लिए ठोस उपाय नहीं किया तो प्रजा का हम पर भरोसा उठ जाएगा। महाराज की बात सुनकर गोनू झा गंभीर हो गए और उन्होंने महाराज से कहा, महाराज, मुझे सोचने का कुछ मौका दीजिए। मगर महाराज ने गोनू झा की बात अनसुनी करते हुए कहा, पंडित जी, मौका चौका का वक्त नहीं है, वक्त है कुछ करने का। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, यह आप सोचिए। मुझसे अथवा राजकोष से आपको जैसी भी सहायता चाहिए मिलेगी। आप अभी से चोरों के उत्पात से राज्य को बचाने का काम प्रारंभ कर दें। मैं अभी महामंत्री से कहकर यह आदेश निर्गत करवा देता हूं कि गोनू झा जिस किसी भी अधिकारी से किसी तरह की सहायता मांगे तो उन्हें वह सहायता अविलंब मिलनी चाहिए। गोनू झा के लिए अब कुछ भी बोलना असंगत था। वे महाराज से आज्ञा लेकर अपने गांव की ओर चल पड़े। चलते चलते गोनू झा सोच रहे थे, इतने बड़े मिथिलांचल में चोरों के संगठित गिरोह का उद्भेदन कोई साधारण बात तो है नहीं। जो काम राज्य का प्रशिक्षित और संगठित खुफिया तंत्र कर पाने में असमर्थ रहा, उस काम को मैं अकेले कैसे अंजाम दूंगा। महाराज ने कह तो दिया है कि राज्य का कोई भी अधिकारी किसी भी तरह के सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहेगा, मगर जब कोई सूत्र हाथ लगे तब न किसी तरह के सहयोग की बात उठेगी। इसी गुंधुन में गोनू झा लगे हुए थे कि एक आदमी कुछ लंबे डग भरता हुआ उनके पास से गुजर गया। इस आदमी ने घुटने के ऊपर धोती बांध रखी थी, लेकिन उसका शरीर नंगा था। उसके शरीर पर शायद तेल लगा हुआ था जो नीम अंधेरे में चमचमा रहा था। उस आदमी का यह हुलिया गोनू झा को कुछ अजीब सा लगा। अब तक वह आदमी बाजार जाने वाली राह पर मुड़ गया था। लगभग 2 फरलांग की दूरी पर बाजार था, जहां फल, सब्जियां, मछली, चावल, दाल, मसाले आदि रोजमर्रे की चीजों की दुकानें थीं। 1-2 दुकानें सुनारों ने भी खोल रखी थीं, जो सोने और चांदी के आभूषण बेचा करते थे। अचानक गोनू झा के दिमाग में संदेह पैदा हुआ कि अभी अभी जो व्यक्ति उनके पास से तेज कदमों से गुजरा है वह चोर हो सकता है। इस संदेह के पैदा होते ही उनके कदम बाजार वाली सड़क की ओर बढ़ गए। गोनू झा अभी बाजार में प्रवेश भी नहीं कर पाए थे कि अचानक पकड़ो पकड़ो जाने न पाए का शोर बाजार की एक दुकान से उभरा। कई लोग बाजार की सड़क पर दौड़ लगाने लगे। 1-2 दुकानदार लाठी लेकर अपनी अपनी दुकानों से निकल आए। गोनू झा जब उस स्थान पर पहुंचे जहां इस तरह का हंगामा हो रहा था, वहां गोनू झा को पता चला कि एक आदमी बाजार में तेज कदमों से चलता हुआ आया और एक महिला के गले से सोने की मटरमाला झटक कर भागने लगा। महिला के शोर मचाने से एक राहगीर ने उस भागते हुए आदमी को पकड़ना चाहा, लेकिन उस आदमी के शरीर पर इतना अधिक तेल चुपड़ा हुआ था कि वह फिसल कर निकल भागा। अभी गोनू झा महिला से मटरमाला छीने जाने की घटना के बारे में
सुन ही रहे थे कि पूरे बाजार में सनसनी सी फैल गई। चोरों ने कई दुकानों के गल्ले से सारे पैसे बटोर लिए थे। गोनू झा को यह समझते देर नहीं लगी कि योजनाबद्ध तरीके से चोरों के संगठित गिरोह के सदस्यों ने बाजार के कई दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम देकर वे वहां से चलते बने। यह चोरों के बढ़े मनोबल का प्रतीक था। पूरे बाजार में चहल पहल और सैकड़ों लोगों की आवाजाही के बीच एक चोर एक महिला के गले से सोने का आभूषण झटक लेता है। इस अप्रत्याशित घटना से लोगों का ध्यान बढ़ता है। बाजार में खलबली मचती है। दुकानदारों का भी ध्यान बढ़ता है। सबके सब उस महिला के साथ हुए वारदात के बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं। इस मानवीय कमजोरी का अनुमान चोर गिरोह के सदस्यों को पहले से था। जैसे ही दुकानदारों का ध्यान बढ़ता है, घात लगाए चोर बिना अवसर गंवाए दुकानदारों के गल्ले पर हाथ साफ करके बाजार में मची अफरा तफरी का लाभ उठाकर आराम से निकल जाते हैं। गोनू झा बाजार में घूमते हुए हर उस दुकान के पास रुकते हैं जहां चोरों ने आंख बंद डिब्बा गायब का खेल खेला। उनका दिमाग स्थितियों को समझने और चोरों को सबक सिखाने के उद्देश्य से लगातार सक्रिय रहता है, इस उम्मीद में कि कहीं कोई सुराग मिल जाए। चलते टहलते लोगों से बतियाते गोनू झा थक गए। बाजार की अफरा तफरी समाप्त हुई। उस घटना के बाद से जैसे बाजार बेनूर हो गया। अंततः थके हारे गोनू झा अपने घर लौट आए। हमेशा ताजा दम दिखने वाले गोनू झा को हताश और परेशान सा देखकर पंडिताइन बेचैन हो गई। मगर गोनू झा की गंभीर मुखमुद्रा देखकर वह कुछ पूछने का साहस नहीं कर पाई। गोनू झा हाथ मुंह धोकर पीढ़ा पर बैठ गए और पंडिताइन ने भोजन परोस दिया। 2-4 निवाला अनमने ढंग से खाकर गोनू झा उठ गए और बिस्तर पर जाकर लेट गए। पंडिताइन ने उन्हें देखा, मगर गोनू झा के चिंतन की मुद्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पंडिताइन को अपनी ओर ममता भरी दृष्टि से ताकते देखकर गोनू झा की तंद्रा भंग हुई। उन्होंने पंडिताइन से कहा, दिया बुझा दो और सो जाओ, थक गई होगी, मैं कुछ देर बाद सोऊंगा। पंडिताइन ने कुछ पूछने के लिए मुंह खोला ही था कि गोनू झा ने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का संकेत करते हुए कहा, सो जाओ, बाद में बात करेंगे। बेचारी पंडिताइन करती भी क्या। गोनू झा के निर्देश के अनुसार दिया बुझाया और गोनू झा के बगल में आकर सो गई। दिन भर की थकी मांदी होने के कारण पंडिताइन को जल्दी ही नींद आ गई, मगर गोनू झा की आंखों में नींद कहां। बाजार में घटित हुई क्रमबद्ध चोरी की घटना उनकी चेतना पर आच्छादित थी और महाराज का यह अनुनय कि वे कुछ भी करें मगर राज्य में चोरों का सफाया होना चाहिए, बार बार उनके दिमाग में कौंध रहा था। अजीब इत्तेफाक की बात थी कि महाराज ने उनसे राज्य में चोरों के उत्पात का जिक्र किया और उसके कुछ देर बाद ही चोरों की आतताई हरकत गोनू झा की आंखों के सामने आ गई। चोरों के उत्पात की समस्या कितनी गंभीर है, इस बात से गोनू झा काफी उद्वेलित थे, लेकिन उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि चोरों पर काबू कैसे पाया जाए। चोरों पर काबू पाने की तरकीबें सोचते सोचते गोनू झा ने करवटों में रात गुजार दी। सुबह में खिड़की से आती ठंडी हवा के झोंकों ने उनके शरीर को सहलाना शुरू किया, तब उन्हें नींद आ गई। चिड़ियों के कलरव के स्वरों से पंडिताइन की नींद खुली। गोनू झा को बेसुध सोया देख पंडिताइन ने समझ लिया कि गोनू झा देर रात तक जगे रहे हैं, वरना इस समय तो वे प्रभात फेरी के लिए निकल जाते और शौच मैदान करके पोखरी में डुबकी लगाकर लौट आते। पंडिताइन ने उन्हें जगाया नहीं और अपनी दिनचर्या में लग गई। सूरज ने पूरब का कोना छोड़ा। खुली खिड़की से आती धूप की गर्मी के कारण गोनू झा की नींद खुली। उन्होंने खिड़की के पल्लों को सटा दिया और बिस्तर पर पड़े रहे। पंडिताइन ने उन्हें जगह देखकर पूछा, दरबार नहीं जाना क्या? गोनू झा ने कहा, अब भी नहीं, मन थका सा है। तबीयत ठीक रही तो शाम को महल चला जाऊंगा और महाराज के दर्शन करके लौट आऊंगा। पंडिताइन गोनू झा के पास आई और उनके शरीर को तलहट्टी से स्पर्श कर जानना चाहा कि कहीं उन्हें बुखार तो नहीं है, लेकिन शरीर का तापमान सामान्य देखकर वह आश्वस्त हो गई और बोली, लगता है हरारत है, बहुत दिन हो गए दरबार से घर करते हुए। ठीक ही है, थोड़ा आराम कर लीजिए। गोनू झा पत्नी की बात सुनकर मुस्कुरा दिए, कुछ बोले नहीं। बिस्तर पर पड़े पड़े ही गोनू झा को याद आया कि एक बार एक चोर को उन्होंने गच्छा दिया था, घर के तमाम जेवर पेड़ पर टंगे होने की बात कहकर। पेड़ पर ततैये के छत्ते को ही चोर ने जेवर की पोटली समझ लिया और पेड़ पर चढ़कर
पोटली झटकने की कोशिश में ततैये के दंश का शिकार हुआ, जिससे पेड़ पर वह अपना संतुलन बनाए नहीं रख सका और गिर पड़ा। ऊंचाई से गिरने के कारण उसके एक पैर की हड्डी टूट गई। गोनू झा ने पड़ोसियों को बुलाकर पहले तो उसकी धुनाई कराई, बाद में हवालात भिजवा दिया। इस घटना की याद आते ही गोनू झा बला की फुर्ती से बिस्तर से उठे, नहा धोकर तैयार हुए और जल्दी जल्दी जलपान करके तेज कदमों से दरबार की ओर चल दिए। रास्ते में गोनू झा चोरों को काबू में करने के उपाय के बारे में सोचते रहे। दरबार में पहुंचकर गोनू झा अपने आसन पर चुपचाप बैठे रहे। सभा की कार्यवाही में उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई। महाराज ने उन्हें एक दो बार उचटती निगाहों से देखा भी, मगर विचारमग्न देखकर उन्हें टोका नहीं। गोनू झा की मुद्रा देखकर महाराज भाप गए कि पंडित जी निश्चित रूप से उनसे कुछ परामर्श करना चाहते हैं। सभा की कार्यवाही के समापन के बाद महाराज अपने कक्ष में चले गए और एक प्यादे को भेजकर गोनू झा को अपने कक्ष में बुलवा लिया। महाराज ने गोनू झा को अपने पास बैठाया और पूछा, क्या बात है पंडित जी, बहुत गंभीर हैं। गोनू झा ने बिना किसी भूमिका के महाराज से कहा, महाराज 3 साल पहले मेरे घर से एक चोर पकड़ा गया था। उसे ग्रामीणों ने हवालात भिजवा दिया था। मैं जानना चाहता हूं कि वह चोर अब कहां है। गोनू झा के सवाल से महाराज मन ही मन प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि गोनू झा मिथिलांचल को चोरों से निजात दिलाने के काम में जुट गए हैं। मन में यह ख्याल आते ही महाराज ने द्वारपाल को आज्ञा दी, नगर कोतवाल को अविलंब मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए कहो। थोड़ी ही देर में नगर कोतवाल घबराया सा महाराज के समक्ष उपस्थित हुआ। वह भयभीत था कि बीती रात उसके क्षेत्र के बड़ा बाजार में चोरों के गिरोह ने मिलकर अभूतपूर्व उत्पात मचाया और दुकानदारों की लाखों की नकदी लेकर चंपत हो गया। जरूर महाराज उस घटना के बारे में उससे दरियाफ्त करेंगे। मगर कक्ष में उसके प्रवेश करते ही महाराज ने उससे कहा, पंडित जी जो पूछें बताओ, जो कहें वह करो, अभी से तुम इनके मातहत हो। ये कहते हुए महाराज कक्ष से बाहर चले गए। अब गोनू झा के सामने नगर कोतवाल हाथ जोड़े खड़ा था। उसकी भयभीत मुद्रा देखकर गोनू झा ने उससे कहा, अभी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बस जो पूछूं सच सच बताना। इतना कहकर गोनू झा ने अपनी बात का प्रभाव देखने के लिए कोतवाल को ऊपर से नीचे तक निहारा। उनकी दृष्टि और भंगिमा से कोतवाल भीतर ही भीतर कांप गया। गोनू झा ने पूछा, कल रात तुम कहाँ थे? थरथर कांपते हुए कोतवाल ने कहा, पंडित जी मुझे माफ करें, अब ऐसी गलती नहीं होगी। कल मैं सुरक्षा प्रहरियों को काम बताकर नौटंकी देखने चला गया था कि बड़ा बाजार में वह कांड हो गया। मुझे अवसर दें, तमाम उचक्कों की नाक में नकेल डालकर आपके कदमों में ला पटकूंगा। मुझे माफ कर दें, फिर कभी काम में ऐसी लापरवाही नहीं करूंगा। कोतवाल की बात सुनकर गोनू झा मन ही मन मुस्कुराए, लेकिन प्रकट रूप में उन्होंने कहा, काम में लापरवाही करने वाले लोग तुम्हारी तरह ही लंबे चौड़े वादे करते हैं। वे कुछ और बोलते कि कोतवाल ने गोनू झा के पांव पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, पंडित जी एक मौका दें, मेरे बाल बच्चों के लिए ही सही, फिर कभी कोई लापरवाही नहीं होगी। जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। गोनू झा ऐसा प्रकट कर रहे थे कि वे बड़ा बाजार में हुई श्रृंखलाबद्ध चोरी के बाबत ही कोतवाल से पूछताछ कर रहे हैं। गोनू झा की भंगिमा से कोतवाल समझ रहा था कि गोनू झा को मालूम है कि कल वह बड़ा बाजार में सुरक्षा व्यवस्था का काम अपने मातहतों पर छोड़कर खुद मौज मस्ती करने के लिए निकल गया था। कोतवाल को भयभीत देखकर गोनू झा ने उससे कहा, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब काम के प्रति थोड़ी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। नगर कोतवाल की जान में जान आ गई। उसे संयत होने का अवसर देने के बाद गोनू झा ने उससे कहा, 3 साल पहले भड़ौरा स्थित मेरे आवास से एक चोर पकड़ा गया था। उसकी टांग की हड्डी टूट गई थी। मुझे उसके बारे में जानकारी चाहिए कि अब वह कहाँ है। बड़ा बाजार चूंकि भड़ौरा तहसील में पड़ता है और वह उस इलाके का पुराना खिलाड़ी है, इसलिए तुम्हें कल रात बड़ा बाजार में हुई चोरी की घटना की तफ्तीश में भी उससे कुछ सुराग मिल जाएगा। गोनू झा का निर्देश मिलते ही नगर कोतवाल वहां से चला गया। इसके बाद गोनू झा महाराज के कक्ष से बाहर निकल गए, लेकिन द्वार पर ही एक प्रहरी ने विनम्रता से अभिवादन करते हुए उनसे कहा, महाराज फुलवारी में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गोनू झा फुलवारी की ओर मुड़ गए।
महाराज वहां चिंतित मुद्रा में टहल रहे थे। गोनू झा को देखकर उन्होंने कहा, कल रात की घटना के बारे में तो आपको जानकारी मिल ही गई होगी। गोनू झा ने महाराज से कहा, संयोग की बात है कि बड़ा बाजार की घटना मेरी आंखों के सामने घटित हुई। मैंने चोरों के संगठित गिरोह की सक्रियता का पता लगाने के लिए अपने ढंग से काम करना शुरू कर दिया है। मुझे विश्वास है कि मैं इस घटना में संलिप्त चोरों को खोज निकालूंगा। केवल इस घटना? महाराज ने पूछा। महाराज, यह तो शुरुआत होगी, कहीं से तो शुरू करना ही होगा। उद्देश्य तो आपके आदेश का अनुपालन ही है, गोनू झा ने उत्तर दिया। गोनू झा के इस उत्तर से महाराज आश्वस्त हुए। गोनू झा महाराज से विदा लेकर वापस अपने घर लौट आए। दूसरे दिन पौ फटते ही कोतवाल गोनू झा के घर पहुंच गया। उस समय न गोनू झा जगे थे और न उनकी पत्नी। थोड़ी देर कोतवाल गोनू झा के दरवाजे के आसपास चहलकदमी करता रहा, फिर एक पेड़ के नीचे रखी चौकी पर बैठ गया और गोनू झा के जगने की प्रतीक्षा करता रहा। लगभग घंटे भर बाद गोनू झा जगे। हाथ में लोटा लिए और कंधे पर गमछा रखे गोनू झा शौच के लिए निकले तो दरवाजे पर नगर कोतवाल को बैठा देखकर उन्होंने समझ लिया कि चोर के बारे में जानकारी कोतवाल को मिल गई है। कोतवाल ने गोनू झा को आते देखा तो चौकी से उठकर खड़ा हो गया और नमस्कार किया। गोनू झा उसे बैठे रहने का इशारा करते हुए वहां से शौच के लिए निकल गए। शौच से निवृत्त होकर गोनू झा घर पहुंचे। स्नान ध्यान के बाद नगर कोतवाल को अपने कमरे में बुलवा लिया और पूछा, तो पता चल गया उस चोर का? कोतवाल ने हर्षित होते हुए बताया, हाँ पंडित जी, 3 महीने पहले वह चोर कारागार से मुक्त किया गया है। और कुछ? गोनू झा ने पूछा। जी बस इतना ही, कोतवाल ने कहा। कोतवाल का यह उत्तर सुनकर गोनू झा आवेश में आ गए और क्रोधित स्वर में बोले, अरे तुम कोतवाल हो या भरभूजे, तुम्हारे इलाके में बिल्कुल सुनियोजित ढंग से श्रृंखलाबद्ध चोरी हुई। चोर आनन फानन में बड़ा बाजार के बड़े दुकानदारों का सारा माल असबाब उड़ाकर ले गए। उस घटना के बारे में सुराग खोजने की कोई उत्सुकता तुम में नहीं है? नगर कोतवाल गोनू झा को आवेश में पहली बार देख रहा था। अब तक उसके मन में गोनू झा की छवि एक मस्खरे की थी, मगर गोनू झा का यह रूप देखकर उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि वह क्या बोले। गोनू झा ने कहा, सुनो कोतवाल, मुझे शाम तक पूरी तफ्तीश से बताओ कि कारागार में उस चोर का आचरण कैसा था, उसके साथ और कौन कौन लोग बंद थे, कारागार में उसकी किस किस कैदी से बातचीत होती थी, उसका आम कैदियों से कैसा व्यवहार था, कारागार से निकलने के बाद वह कहाँ गया, वह मूलतः कहाँ का रहने वाला था, कारावास से निकलने के बाद वह क्या क्या कर रहा है। कोतवाल सिर झुकाए गोनू झा की बातें सुनता रहा और जब नमस्कार कर जाने लगा तभी गोनू झा ने उसे टोका, और सुनो, सादे लिबास में कुछ सिपाहियों को आसपास के गांवों के बाजारों में तैनात कर दो। उन्हें यह निर्देश दो कि वे दुकानों के आसपास की गतिविधियों पर नजर रखें, क्योंकि चोरों का मनोबल बढ़ा हुआ है, वे कहीं भी इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। नगर कोतवाल वहां से चला गया। गोनू झा दरबार गए और महाराज से मिलकर उन्होंने उन्हें सूचना दी कि वे अब कुछ दिनों तक दरबार नहीं आएंगे और न बताएंगे कि वे क्या कर रहे हैं। महाराज ने उन्हें स्वीकृति दे दी। इसके बाद गोनू झा ने उन सुरक्षा प्रहरियों से संपर्क साधा जिनका उपयोग उन्होंने ठग उन्मूलन अभियान के दौरान किया था। कोषागार से उन्हें आवश्यक धन उपलब्ध कराकर गोनू झा ने उनमें से कुछ को मिथिलांचल के विभिन्न क्षेत्रों में छोटी दुकानें खोलकर बैठ जाने को कहा और कुछ को प्याऊ बनाकर बैठ जाने का निर्देश दिया। उन्होंने उन्हें यह निर्देश भी दिया कि इन कार्यों की व्यवस्था करके 2 दिनों के बाद वे उनके आवास पर आ जाएं। इस पूरी प्रक्रिया से निबटकर गोनू झा अपने घर लौट आए, बिस्तर पर लेट गए। थोड़े विश्राम के बाद वे गांव की तरफ निकल गए। अपने पुराने परिचितों से मिलते रहे। गोनू झा को अपने दरवाजे पर आया देख उनसे जलने वाले भी प्रसन्न हो रहे थे। गांव में गोनू झा जिससे भी मिले उसने बड़ा बाजार हादसे का जिक्र उनसे जरूर किया। गोनू झा को समझते देर नहीं लगी कि गांव वाले चोरों की सक्रियता के प्रति सतर्क हैं। वे शाम तक घर वापस आए और बाहर ही चौकी पर बैठे बैठे नगर कोतवाल के आने की प्रतीक्षा करने लगे। शाम ढलने नगर कोतवाल आया और गोनू झा को बताया कि उनके आवास से पकड़ा गया चोर कारावास में लंगड़ू उस्ताद के नाम से प्रसिद्ध हो गया था।
उसके साथ 3 और अपराधी उसकी कोठरी में रखे गए थे। हरखू, बसावन और विश्वनाथ, ये तीनों राहजनी के छोटे मोटे मामले में पकड़े गए थे। कारागार में लंगड़ू उस्ताद की पहचान 2 बड़े अपराधियों से भी हुई थी। भोजन के समय ये दोनों उसके आसपास ही बैठते थे। इनमें से एक लुटेरा ऐसा था जो लूट के दौरान घातक पैने हथियारों का प्रयोग करता था। सीमांत क्षेत्र में एक व्यापारी को लूटने के क्रम में वह पकड़ा गया था। 3 माह पहले जब लंगड़ू उस्ताद कारागार से छोड़ा गया, उसके 2 हफ्तों के अंतराल पर ये लोग भी छोड़े गए। चाकूबाज लुटेरा उस दिन ही छोड़ा गया जिस दिन बड़ा बाजार वाली घटना घटित हुई। कोतवाल ने गोनू झा को उन सबों के नाम, पता, ठिकाना आदि की सूची भी सौंप दी। गोनू झा ने नगर कोतवाल की पीठ थपथपाई और कहा, अब तुमने नगर कोतवाल की तरह काम किया है। जाओ, अपने ढंग से बड़ा बाजार कांड की जांच शुरू करो। जैसे ही कोई सुराग हाथ लगे मुझे खबर करना। 2 दिन शांति से गुजरे, कहीं कोई घटना नहीं हुई। गोनू झा इन 2 दिनों में गांव में घूमते रहे और गांव वालों से कहते रहे कि वे एक बड़ा जलसा करने वाले हैं। महाराज के दरबार में विदूषक बनाए जाने के बाद वे सीधे दरबार के काम से जुड़ गए। गांव के लोगों से मिल नहीं पाए। अब महाराज से छुट्टी मांगकर वे अपने लोगों से मिलने जुलने का काम कर रहे हैं। जल्दी ही गांव भर को भोज कराएंगे। शुभ मुहूर्त देखने के बाद तिथि की घोषणा करेंगे। इसी दौरान उनके चुनिंदे सुरक्षा प्रहरी और विशेष प्रशिक्षित रूंगरूट उनके घर आते और अपने काम की जानकारी उन्हें देते। गांव के लोगों को गोनू झा बताते कि बहुत बड़ा जलसा होगा, महाराज भी इस जलसे में आएंगे। फिर एक दिन गांव में अचानक खबर फैली कि दरअसल गोनू झा को अशर्फियों से भरा गागर मिला है। हजारों अशर्फियों से भरा गागर। लक्ष्मी की इसी अनुकंपा के कारण गोनू झा जैसे निष्ठावान और सूझबूझ वाला आदमी महाराज की नजर में कोई दूसरा नहीं है। लक्ष्मी कृपा के कारण ही गोनू झा बड़ा जलसा करने की सोच रहे हैं और महाराज इस जलसे में इसलिए शामिल होंगे कि वे गोनू झा को सिर्फ दरबारी नहीं, अपना मित्र भी मानते हैं। इसके बाद तो हर रोज नई नई खबरें फैलती। गोनू झा के पास रंगरूटों का आना जाना बढ़ गया। एक दिन गांव वालों ने देखा गोनू झा रेशम का कुर्ता धोती पहने सफेद घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे हैं। गोनू झा घोड़े पर सवार होकर पड़ोस के गांव के बाजार में गए और वहां एक सादे लिबास में सुरक्षा प्रहरी की दुकान में काफी देर तक ग्राहक के रूप में बैठे। इसी तरह दूसरे दिन दूसरे बाजार में, तीसरे दिन तीसरे बाजार में गोनू झा दुकानदार बने सुरक्षा प्रहरियों की दुकानों में जाते, बैठते और वापस लौट आते। अचानक ही गोनू झा के रहन सहन में बदलाव देखा जाने लगा और हफ्ता भर में ही पूरे मिथिलांचल में चर्चा होने लगी कि गोनू झा के पास अकूत दौलत आ गई है। गोनू झा के दरवाजे पर सफेद अरबी नस्ल का घोड़ा बंधा था। ऐसा घोड़ा महाराज के घुड़साल में भी नहीं था। फिर एक दिन गोनू झा के घर के सामने वाले खेत में बड़ा सा पंडाल बनने लगा। कनात लगने लगे। मिथिलांचल के विभिन्न बाजारों में तैनात उनके दुकानदारों द्वारा विभिन्न तरह की खरीदारियां की गईं और खूबसूरत डिब्बों और थैलियों में इन चीजों को ऐसे रखा गया मानो इनमें कोई बहुमूल्य वस्तु हो। ये डिब्बे गोनू झा के दरवाजे पर रखी चौकी पर रखे जाते, जहां उनकी फहरिस्त बनती। फिर इस काम में इतना विलंब किया जाता कि घंटों ये चीजें चौकी पर ही पड़ी रहती। इस बीच गांव के लोग उधर से गुजरते और उन चीजों को देखने के लिए गोनू झा के दरवाजे पर मजमा सा लगा लेते। जब भीड़ बढ़ती तब गोनू झा बाहर निकलते और चीखते, अरे मूर्खो, दरवाजे पर इन चीजों की प्रदर्शनी लगाना जरूरी है क्या? उठाओ ये सब, मेरी कोठरी में ले जाकर रखो, वहीं हिसाब किताब किया करो। फिर ग्रामीणों से बोलते, अरे भाई लोगों, ये चकमक करते डिब्बे मंगवाए हैं। यहाँ जो जलसा होगा ना, उसमें बाहर से कई महत्वपूर्ण नामी गिरामी लोग भी आएंगे। उन्हें इन डिब्बों में मिठाई दी जाएगी। भेंट के रूप में थैलियों में मिथिलांचल का उपहार मखाना भरा जाएगा। जाइए आप लोग, जलसे के दिन तो आप सब यहाँ आमंत्रित हैं ही, जो होगा वह देख ही लीजिएगा। जाइए अपने काम धाम में लगिए। और गांव के लोग आपस में बतियाते हुए लौटते कि जरा वो थैली में मखाना, अरे उस छोटी थैली में मखाना कितना आएगा? पाव भर भी समा जाए तो गनीमत है। गोनू झा के पास दौलत क्या आ गई कि पूरा गांव को मूर्ख समझने लगे। रंग रूटों का दस्ता गोनू झा के निर्देश पर लंगड़ू उस्ताद
और उसके साथियों के गांवों में मटर गश्ती करता रहता था। इन गांवों में गोनू झा के जलसे की तैयारी, अचानक अशर्फियों का अकूत भंडार मिलने, शानदार कपड़ों में घुड़सवारी करने आदि की खबरें फैल चुकी थीं। चर्चा लंगड़ू उस्ताद के कानों में पड़ी। वह गोनू झा को भूला नहीं था, भूलता भी कैसे। उनके कारण उसे अपनी एक टांग गंवानी पड़ी और 3 साल कारावास में रहना पड़ा। लंगड़ू उस्ताद ने अपने साथियों से संपर्क साधा और उन सबको गोनू झा के पास जाकर जलसे की तैयारी के सिलसिले में काम मांगने के लिए कहा। गोनू झा के पास जब कुछ अजनबी काम मांगने आए तब गोनू झा ने उन्हें गौर से देखा। ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई उनके पास बांस कनात लगाने का काम मांगने आया था। मन ही मन गोनू झा ने कुछ विचार किया और उन लोगों को बांस खड़ा करने के लिए मिट्टी खोदने के काम में लगा दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद रंगरूटों ने आकर खबर दी कि कल रात से ही लंगड़ू उस्ताद के 5 साथी अपने घरों से लापता हैं। गोनू झा इस सूचना पर मुस्कुरा दिए और उन रंगरूटों को जहां कनात लगाए जाने की व्यवस्था हुई थी उस ओर संकेत करते हुए कहा, तुम लोग वहां मिट्टी खोदने के काम में लगे लोगों पर नजर रखो। ध्यान रहे, उनसे कोई बातचीत नहीं करोगे, मगर उनकी प्रत्येक हरकत तुम लोगों की नजर में होनी चाहिए। सूरज अस्त हो चुका था। गोनू झा मुस्तैदी से कनात लगाने की तैयारियों का जायजा ले रहे थे। एक आदमी माथे पर पगड़ी बांधे लंगड़ाता हुआ गोनू झा के पास आया और नमस्कार करके बोला, मालिक, सुना है कि आपके यहाँ कोई बड़ा भोज भात होने वाला है। मैं हलवाई हूँ, यदि भासन भात बनाने का काम मिल जाता। गोनू झा ने उसे देखा और उन्हें समझते देर नहीं लगी कि यह आदमी और कोई नहीं, लंगड़ू उस्ताद ही है। उन्होंने हंसते हुए कहा, अब मेरे दरवाजे से कोई निराश नहीं लौटेगा। ये बताओ कि 2-2.5 हजार आदमी के लिए 56 पकवान बनाने के लिए कितने चूल्हों की जरूरत होगी और ये कितने दिनों में तैयार हो जाएगा। लंगड़ू उस्ताद गोनू झा के सवाल से सकपका गया। बोला, मालिक, कभी इतना बड़ा जलसा के लिए काम नहीं किया है, कैसे बताइए। भात, दाल, भुजिया, पापड़, अचार, दही, तरकारी, लड्डू, बुनिया बनाने का काम जानते हैं। गोनू झा ने दरियादिली दिखाते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज से तुम पहले 56 चूल्हे बनाने के लिए मिट्टी खोदो। अकेले न कर सको तो बांस के लिए मिट्टी खोदने के काम में लगे लोगों को साथ में ले लो। फिर उन्होंने बांस लगाने के काम में लगे लोगों से कहा, अरे तुम सब सुन लो, ये हलवाई तुम्हें जो कहे वह करना, काम अच्छा होना चाहिए। मजदूरी के साथ ही भोजन और इनाम दोनों मिलेगा, समझ गए। सभी ने हामी भरी। गोनू झा मुस्कुराते हुए वहां से लौट आए। थोड़ी ही देर में लंगड़ू उस्ताद के गांव में तैनात रूंगरूट भागते हुए गोनू झा के पास पहुंचे। गोनू झा पहले ही समझ चुके थे कि क्या बताने आए हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा असामी मिट्टी खोदने के काम में लगा है, जाओ उन पर नजर रखो। गोनू झा बहुत खुश थे, उन्हें अपनी कामयाबी का पूरा भरोसा हो गया था। एक रंगरूट को भेजकर उन्होंने नगर कोतवाल को तलब किया। नगर कोतवाल के आने पर उन्होंने निर्देश दिया कि सादे लिबास में आज रात अपने सभी सिपाहियों के साथ वह उनके घर के आस पास चक्कर लगाता रहे। काम मुस्तैदी से होना चाहिए और पूरी गोपनीयता बरती जाए। कोतवाल को निर्देश देकर वे घर में गए और पंडिताइन को 16 श्रृंगार करने को कहा। पंडिताइन कुछ बोलती इससे पहले ही गोनू झा ने कहा कि समय नहीं है सवाल जवाब करने का। खुद वे कपड़ा बदलने लगे। रेशम का कुर्ता, उसमें नगीने जड़े सोने के बटन, मलमल की धोती, पांव में जूता। पंडिताइन भी सज धज कर तैयार हो गई। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इन दिनों गोनू झा क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। गोनू झा के तेवर और मुख मुद्रा से यही लग रहा था कि वे कुछ सुनेंगे नहीं, इसलिए पतिव्रता नारी की तरह पंडिताइन दूसरे आदेश की प्रतीक्षा में खड़ी हो गई। गोनू झा ने कहा, हाय, इस रूप को देख, लोग गश खा जाएंगे, जरा घूंघट निकाल लो। खुद हाथ बढ़ाकर उन्होंने पंडिताइन का घूंघट तैयार किया, जिसमें पंडिताइन का चेहरा दिखे भी और यह भी लगे कि उन्होंने घूंघट निकाल रखा है। फिर उन्होंने पंडिताइन का हाथ थामा और घर से बाहर आए। बाहर आकर उन्होंने पंडिताइन का हाथ छोड़ा और साथ साथ चलते हुए वहां पहुंचे जहां पंडाल बनाने की तैयारी चल रही थी। प्रायः हर मजदूर के पास रुककर गोनू झा पंडिताइन से कुछ कुछ बताते रहे। गांव वालों की जब उन दोनों पर नजर पड़ी तब धीरे धीरे वहां भीड़ जुटने लगी। घंटे 1.5 घंटे के बाद पंडिताइन को लेकर गोनू झा
अपने घर में चले आए। सूरज ढलने के बाद काम बंद हुआ। मजदूर और रंगरूट काम बंद कर हाथ मुंह धोने के लिए तालाब की ओर निकल गए। गोनू झा अपने चुनिंदा सुरक्षा कर्मियों के साथ अपने घर के बाहर वाले कमरे में चले गए। यह वही कमरा था जिसमें खूबसूरत डिब्बे और थैलियां सजाकर रखी गई थीं। रात को गोनू झा के दरवाजे पर छोटे भोज का दृश्य था। रंगरूट, सुरक्षा प्रहरी और मजदूर के वेश में आए लोग भोजन कर रहे थे। जब सोने की तैयारी शुरू हुई तब गोनू झा ने लंगड़ाकर चलने वाले हलवाई से कहा, भाई तुम ईमानदार, मेहनती और निष्ठावान व्यक्ति लगते हो। जमाना बहुत खराब है, इधर आओ। डिब्बे और थैलियों वाले कक्ष में ले जाकर उसे खड़ा किया और कहा, देखो इस कक्ष में लाखों का सामान पड़ा है। दीवार के किनारे एक के ऊपर एक बोरे रखे हुए थे। उन्हें दिखाते हुए गोनू झा ने लंगड़ू से कहा, भोज की तैयारी के लिए इन बोरों में चावल, दाल, आलू, प्याज आदि रखा हुआ है। इतने लोगों में तुम ही एक ऐसे आदमी हो जिसे मैं यह दिखा रहा हूं। तुम बरामदे में सोना और इस कमरे पर नजर रखना। जमाना खराब है, क्या पता कब किसकी नियत में खोट आ जाए। लंगड़ा हलवाई ने गोनू झा की बातें सुनी तो उसके मन में लड्डू फूटने लगे। उसने कहा, मालिक हुक्म हो तो कुछ लोगों को और साथ ले लूं। लाखों की रखवाली की बात है। हम रात भर जगकर पहरा देंगे। क्या मजाल कि चिड़िया भी पर मार सके। गोनू झा ने कहा, जैसा तुम ठीक समझो। वे लोग कैसे हैं जो तुम्हारे साथ मिट्टी खोदने का काम कर रहे थे? जी मालिक, बहुत होशियार लोग हैं। अब तो दोस्ती भी हो गई है। कहें तो उन्हें ही बुला लूं? लंगड़ा हलवाई ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उन्हें ही बुला लो। लेकिन ध्यान रखना, दरवाजे का ताला कमजोर है, एक झटके में खुल जाता है। काम की भीड़ में ताला मंगवाना भूल गया, कल मंगा लूंगा। आज रात की ही बात है। देखो, तुम पर भरोसा करके यह जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूं। गोनू झा वहां से मुस्कुराते हुए अपने घर में चले गए। 2 प्रहर रात बीतने तक सन्नाटा छाया रहा। रात का तीसरा प्रहर शुरू होते ही गोनू झा के दरवाजे से ढप धड़ाम जैसी आवाजों के साथ किसी की घुटी घुटी चीखों की आवाजें आने लगीं। पंडिताइन की नींद खुली और वे गोनू झा को जगाने के उद्देश्य से गोनू झा का कंधा पकड़कर हिलाने लगी। गोनू झा सोए नहीं थे। पंडिताइन बोली, बाहर सुन नहीं रहे कि कैसी आवाजें आ रही हैं? गोनू झा बोलने लगे, अरे कोई बात नहीं है, जलसे की तैयारी चल रही है ना, तो थोड़ी आवाजें तो आएंगी ही। पंडिताइन फिर बोली, पंडित जी, लग रहा है कि द्वारा पर मारपीट हो रही है। आपको कुछ बुझाता नहीं है कि कब क्या करें? बाहर धमा चौकड़ी की आवाजें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग आपस में मारपीट कर रहे हैं। पत्नी की झुंझलाहट का आनंद लेते हुए गोनू झा बिस्तर से उठे, कुर्ता पहना और बोले, हाँ तो भाग्यवान, अब तुम्हें ले ही चलूं बाहर जलसा दिखाने। अब पाँव फटने ही वाला है। गांव के लोग तमाशा देखने पहुंच गए होंगे। सुबह तक महाराज भी आ ही जाएंगे। अभी उनकी बातें खत्म भी नहीं हुई थीं कि दरवाजे पर दस्तक होने लगी। पंडिताइन ने प्रश्नवाचक दृष्टि से गोनू झा की ओर देखा तो गोनू झा मुस्कुराए और बोले, सिर पर पल्लू रख लो, शुभ मुहूर्त की सूचना आ गई है। हम पति पत्नी एक साथ निकलेंगे और जलसे के खास मेहमानों का स्वागत करेंगे। पंडिताइन कुछ समझ पाती उससे पहले ही गोनू झा ने उसका एक हाथ अपने हाथ में लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गए। गोनू झा के दरवाजे पर बड़ी भीड़ थी। गांव में हल्ला हो गया था कि गोनू झा के घर डाका डालने के लिए डकैतों का गिरोह आया हुआ था, जिसको मजदूरों ने पकड़ लिया है। नगर कोतवाल न जाने कहां से पूरे दल बल के साथ वहां पहुंच गया और सारे डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। गोनू झा अपनी पत्नी के साथ घर से बाहर आए तो ग्रामीणों में उत्सुकता जगी। वे उनकी ओर आने लगे। गोनू झा ने ऊंची आवाज में कहा, अरे कोई नहीं है क्या? हमारे गांव के लोग जलसा का मजा लेने आए हैं और यहाँ रोशनी का इंतजाम तक नहीं है। आनन फानन में कुछ मशालें जला ली गईं। गोनू झा ने कोतवाल को बुलाया और पूछा, क्यों भाई? नगर कोतवाल, जलसा का उद्घाटन भी हो गया और न हमें खबर दी न गांव वालों को। महाराज को खबर दी या नहीं? कोतवाला बोला, जी हाँ हुजूर, महाराज जैसे ही जगेंगे उन्हें सूचना मिल जाएगी। गांव वालों को इशारा करते हुए गोनू झा ने कहा, आओ भाइयों, जब तक महाराज पहुंचे तब तक जलसा का मजा ले लो। क्या करें,
अचानक शुभ मुहूर्त निकल आया, इसलिए आप लोगों के पास बुलावा भेज नहीं पाया। अब इसे ही हमारा सादर आमंत्रण समझिए। गांव वाले गोनू झा और पंडिताइन के पास पहुंच गए। पंडिताइन कुछ समझ नहीं पा रही थी कि माजरा क्या है। गांव वालों के साथ साथ वह भी चकित भरमाई सी खड़ी रही। गोनू झा लंगड़ा हलवाई के पास पहुंचे और उसका कंधा थपथपाते हुए कहने लगे, क्यों भाई, ये तुम्हारा हाथ पांव किसने बांध दिया? कोई बात नहीं, अब तुम्हारा हाथ पांव जब खुलेगा तब भात, दाल, भुजिया, तरकारी बनाने का काम ही करना। मैं इंतजाम कर दूंगा, गम न करो। जो हुआ सो हुआ। बाकी चोरों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, तुम चाहते थे कि ये लोग तुम्हारे साथ रहें, दोस्ती हो गई थी ना? कोई बात नहीं, ऐसा ही इंतजाम करवा दूंगा कि तुम सब साथ साथ रहो, रात भर जागकर बातें करते रहना, ठीक है ना? यही इच्छा जताई थी ना तुमने? गोनू झा ने रंगरूटों को इशारे से बुलाया और ग्रामीणों के बैठने का इंतजाम करने को कहा। दरी जाजिम आई, बिछाई गई। मशाल की रोशनी में गोनू झा का दरवाजा आलोकित हो रहा था, जैसे वहां वाकई कोई जलसा हो रहा हो। गांव की महिलाएं भी वहां जमा हो गईं, बच्चे भी। गोनू झा बीच बीच में कह उठते, भाइयों, उकताना नहीं, यह ऐसा जलसा है, ऐसा तमाशा जैसा तुम लोगों ने कभी देखा ना होगा। इसी तरह समय बीतता रहा। पूरब के आकाश में लालिमा छा चुकी थी। पक्षियों की चहचहाहट से दिशाएं अनुगूंजित होने लगी। मंद शीतल समीर के साथ उजास फैलने लगा। मशालें बुझा दी गईं। रंगरूटों ने ग्रामीणों को शरबत पिलाया। ग्रामीण इस आस में बैठे थे कि सच में वहां कोई जलसा होगा और उसके बाद गोनू झा इन डकैतों की खबर लेंगे। महाराज वहां खुद पधारने वाले हैं। यह सुनकर भी गांव के लोगों की भीड़ जमी हुई थी। दरी जाजिम बिछ जाने से उनको सुविधा हो गई थी बैठने की। अब शरबत भी बट रहा था। ग्रामीण उत्सुकता से बंधे बैठे थे। गोनू झा के चुनिंदा लोग सक्रिय थे। गोनू झा के दरवाजे पर बने चबूतरे पर एक आसन रखा गया, फिर 2 छोटे आसन उस बड़े आसन के आजू बाजू रखे गए। इन आसनों पर मखमल के खोल वाले गद्दे बिछाए गए। अब पूरी तरह से उजाला हो चुका था। तभी कुछ रंगरूट दौड़ते हुए आए और गोनू झा के कान में कुछ फुसफुसाकर लौट गए। गोनू झा ने अपनी पत्नी की कलाई पकड़ी और ग्रामीणों से कहा, आओ भाइयों, महाराज पधारने वाले हैं, एक बार इस खुशी में जयकारा लगाओ। गोनू झा जयकारा लगाने लगे। महाराज की, ग्रामीणों ने ऊंचे स्वर में कहा, जय हो। कुछ देर में ही महाराज की सवारी गोनू झा के दरवाजे पर पहुंची और जयनाद से उनका स्वागत हुआ। मुदित मन से महाराज ने आसन ग्रहण किया। उनके आजू बाजू गोनू झा और पंडिताइन बैठे। ग्रामीण भी अपने स्थान पर बैठ गए। महाराज ने धीरे से कहा, ये क्या पंडित जी, आपने तो अच्छा मजमा लगा लिया। इतनी भीड़ तो किसी सभा में भी नहीं जुटती। लगता है पूरा गांव यहां जमा है। गोनू झा ने भी धीमे स्वर में कहा, महाराज, मजमा तो अनायास लग गया है। मैंने तो मिथिलांचल को चोरों के उत्पात से छुटकारा दिलाने के प्रयोजन से अपने ढंग से अभियान चलाया था और मुझे इस अभियान की ऐसी सफलता का भरोसा भी नहीं था। लेकिन संयोग कुछ ऐसे जुटते गए कि अपने आप चोरों का एक शातिर गिरोह फंदे में आ गया। जल्दी ही अन्य चोरों की गिरफ्तारी हो जाएगी। महाराज ने मुदित मन से पूछा, मुझे बताइए पंडित जी, क्या हुआ और कैसे हुआ? गोनू झा ने कहा, महाराज, मैं सो रहा था। जो भी कुछ हुआ वह इन जवानों से मुझे भी पूछना है। यदि आज्ञा दें तो ग्रामीणों के सामने इन रंगरूटों से सारी कहानी सुनी जाए। इससे ग्रामीणों को भरोसा होगा कि आप प्रजावत्सल हैं और उनकी सुरक्षा के लिए मिथिलांचल की शासन व्यवस्था चाक चौबंद है। एक विश्वस्त रंगरूट को गोनू झा ने बुलाया और आज्ञा दी कि वह सारी घटना का विवरण दे। रंगरूट ने चोरों को जाल में फंसाने के लिए किए गए सभी यत्नों का ब्यौरा दिया। फिर बताया कि जिस कमरे में बहुमूल्य सामग्री और लाखों का सामान होने की बात कही गई थी, उस कमरे में बोरों में घुसकर रंगरूट बैठे थे। किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी। यह बात या तो गोनू झा जानते थे या फिर वही रंगरूट जो बोरे में बंद थे। आधी रात के बाद चोरों ने दरवाजे का ताला झटका मारकर खोल लिया और कमरे में प्रवेश कर भीतर से कुंडी लगा ली। ये लोग उन डिब्बों को समेटने में लग गए जिनमें कीमती उपहार होने का अंदेशा था। उसी समय बोरों में बंद सभी रंगरूट झटके से बाहर आए और उन चोरों को दबोच लिया। महाराज ने मुक्त कंठ से गोनू झा की प्रशंसा की। गोनू झा ने महाराज से कहा, महाराज, अब इस कार्य में जिन जवानों के सहयोग से सफलता मिली है, उन्हें अपने हाथों से पुरस्कार प्रदान करें।
नक्शीदार डिब्बे मंगाए गए और एक एक रंगरूट और सुरक्षा प्रहरी को वे डिब्बे दिए गए। फिर बारी आई ग्रामीणों की तो उन्हें थैलियां भेंट की गईं। सचमुच थैलियों में मखाना और बताशा ही थे, मगर ग्रामीण खुश थे कि महाराज के हाथों उन्हें यह उपहार मिला। महाराज वहां से विदा हुए। नगर कोतवाल सभी चोरों को लेकर हवालात पहुंचा, जहां से उन्हें कारागार भेज दिया गया। उनसे पूछताछ के आधार पर मिथिलांचल के बाजारों में सक्रिय चोरों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिली, जिससे हफ्ते भर में ही बड़े पैमाने पर चोरों की गिरफ्तारी हुई। इस तरह चोरों की गिरफ्तारी होने से अन्य चोर या तो मिथिला से भाग गए या फिर भूमिगत हो गए। जब महीने 2 महीने तक मिथिला में चोरी की कोई घटना नहीं हुई, तब एक दिन महाराज ने दरबार में बताया कि किस तरह गोनू झा की सूझबूझ से मिथिला से चोरों का सफाया हो पाया। गोनू झा के लिए यही बहुत बड़ा पुरस्कार था। भाई को सीख, देख भोनू, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुम्हारा भला ही सोचूंगा। ये घर हमारा है, हम लोगों का है। घर की बात घर में रहने दे। तुम्हें हो क्या गया है? तुम तो बचपन से ही मेरे लाड प्यार में रहे हो। भला बताओ, मैं तुमसे अलग कैसे हो जाऊं, या तुमको अलग कैसे हो जाने दूं? ईश्वर ने ही हमें एक घर में रहने के लिए भेजा है। ऐसा न होता तो बताओ, हम एक घर में क्यों पैदा हुए होते? यदि हम अलग अलग रहने की सोचें, घर को बांटने की सोचें, तो यह ईश्वरीय इच्छा का अनादर करना होगा ना। इतनी सी बात भी नहीं समझ सकते कि आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। और मान लो कि किसी बात के लिए रंजिश भी हो गई, तो हम आपस में अपनी समस्याएं मिल बैठकर सुलझा सकते हैं। इसके लिए पड़ोसियों और पंचों को न्योतने की बात तो होनी ही नहीं चाहिए। गोनू झा अपने छोटे भाई भोनू झा को समझा रहे थे। शाम का समय था, हवा मंथर गति से बह रही थी। गर्मी का मौसम होने के कारण उमस थी। गोनू झा अभी अभी दरबार से लौटे थे, पसीने से तरबतर थे। दरबार से लौटते समय उन्होंने सोचा था कि घर पहुंचते ही वे भोनू झा को बोलेंगे कि कुएं से 4 डोल पानी खींच दो कि जी भर नहा लूं। दरबार में आज इतने पेचीदे मसलों पर चर्चा हुई थी कि दिन भर वे उसमें ही उलझे रह गए थे। गर्मी और उमस के कारण बेचैनी थी। दिन भर तनावपूर्ण कार्यों को निपटाने में लगे रहने के कारण उनका सिर फटा जा रहा था। घर में कुछ दिनों से और कोई नहीं था, सिर्फ गोनू झा और भोनू झा ही थे। अभी गोनू झा अपने घर की ओर मुड़े ही थे कि दरवाजे पर ही भोनू झा दिख गए। उन्होंने दूर से ही कहा, अरे भोनू भाई, जरा कुएं पर चल, 4 डोल पानी खींच दे। बहुत थक गया हूं, नहा लूं तो शायद कुछ ठीक लगे। गोनू झा सहज भ्रातृत्व के स्नेह से भरे हुए थे और प्रायः यूं ही किसी काम के लिए भोनू झा को कह दिया करते थे, और भोनू झा भी गोनू झा के स्नेह का आदर करते हुए बेहिचक उनका काम कर दिया करता था। लेकिन उस शाम भोनू झा क्रोध से भरा था। जैसे ही उसने गोनू झा की बात सुनी, वैसे ही उत्तेजित होकर गोनू झा को जवाब दिया, थक गए हैं तो मैं क्या करूं, भगवान ने हाथ पैर दिया है। हट्टे कट्टे हो, 4 डोल पानी नहीं खींच सकते? और नहीं खींच सकते तो रख लो कोई टलहवा। पैसे की तो कमी नहीं है, महाराज के दरबार में इनामों की बरसात ही होती रहती है आप पर। टहल टिकोला करने के लिए आदमी तो रख ही सकते हैं आप। गोनू झा को जैसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वे जहां थे वहीं थम से गए। भोनू झा ने कभी उनसे खुलकर बात नहीं की थी, और आज वही भोनू झा उन पर व्यंग्य बाणों की बौछार कर रहा था। वे भोनू झा की आवाज में उभरी तलखी से आहत हो उठे, लेकिन उन्होंने अपने को संयत रखा और धीरे धीरे चलते हुए वे भोनू झा के पास आए और उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, अरे भोनू, क्या हो गया है तुझे? भैया से ऐसे बात कर रहे हो? मगर उनके स्नेहिल शब्दों का असर भोनू झा पर नहीं हुआ। अपना कंधा झटकाकर उसने गोनू झा के हाथ को वहां से हटाया और बोला, रहने दीजिए भैया तैया, यही सब कहकर आप मुझे नौकरों जैसा खट्टाते हैं। अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। गोनू झा की इच्छा हुई कि वे अपने भाई को एक छांटा जड़ दें, लेकिन उसके आवेश को देखते हुए वे शांत रहे। गोनू झा ने यह भी महसूस किया कि भोनू झा की आंखों में लाल डोरे पड़े हुए हैं और उसकी आंखें छड़ी हुई हैं। इसका मतलब उन्हें साफ समझ में आया कि भोनू झा नशे में है। गोनू झा ने सोचा कि अभी भोनू झा से बातें करना उचित नहीं है।
नशे में आदमी कई बार उचित अनुचित का ख्याल नहीं रख पाता है। इस ख्याल से ही उन्होंने भोनू झा से कहा, ठीक है भोनू, तू जा, खा पी के सो जा, मैं खुद ही कुएं से पानी निकालकर नहा लूंगा। उनका इतना कहना था कि भोनू झा फिर तड़क गया और बोला, मैं खाऊं न खाऊं, सोऊं या कुछ और करूं, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। महाराज के दरबार में ही आपकी ये बातें असर दिखाएंगी, मुझ पर नहीं। मैं अब आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला। गोनू झा से भोनू की यह धृष्टता सही नहीं गई और उन्होंने उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। इस तमाचे ने आग में घी का काम किया और भोनू तैश में आकर चीख पड़ा, आपने मुझे चांटा मारा, इस चांटे को मैं हमेशा याद रखूंगा। अब देखिए इस घर में क्या होता है। गोनू झा ने उसकी बातें अनसुनी कर देने में ही भलाई समझी। वे अपने कमरे में चले गए। भोनू की बातों से गोनू झा आहत थे। उन्होंने न तो स्नान किया और न ही कुछ खाया। देर रात तक गुमसुम से अपने बिस्तर पर पड़े रहे। रह रहकर उनके कलेजे से हूक सी उठती रही। वे अपने छोटे भाई भोनू को बहुत प्यार करते थे। वे चाहते थे कि भोनू झा पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करे, मगर भोनू झा को गांव में अपनी चौकड़ी के साथ मटर गश्ती करने में ही आनंद आता था। गोनू झा बिस्तर पर पड़े पड़े सोचते रहे कि इन दिनों भोनू में जो बदलाव आया है वह घर के लिए और खुद भोनू झा के लिए ठीक नहीं है। उनके मन में सवाल उठ रहा था कि आखिर भोनू झा उनसे मुंह लगने की और उनको चेतावनी देने की हिमाकत कैसे कर बैठा। जब उनके दिमाग में यह बात कौंधी कि भोनू झा नशे में था, तब वे और भी बेचैन हो गए। उन्हें इस बात पर भी आश्चर्य हो रहा था कि आखिर भोनू झा नशे में उनके सामने आने की हिम्मत कैसे कर बैठा। इसके बाद गोनू झा ने फिर सोचा, भले ही भोनू झा पढ़ने लिखने में मन नहीं लगा पाया और इधर उधर मटर गश्ती करने में लगा रहा, मगर वह दिल का बुरा नहीं है। गांव में ऐसे भी कौन पढ़ने लिखने में लगा रहना चाहता है। जिसके पास खेत पथार गाय बैल है वह उसके बूते ही जी लेने का विचार रखता है। इसी तरह के गुंधुन में गोनू झा देर तक लगे रहे। अचानक उनके दिमाग में एक बात कौंधी कि जरूर किसी ने भोनू झा को उनके विरुद्ध भड़काया है। मन में यह विचार उठते ही गोनू झा बिस्तर पर ही पालथी मार के बैठ गए। वे अब सामान्य दिख रहे थे। भोनू झा के विरुद्ध उनके मन का आक्रोश समाप्त हो गया। वे चैतन्य होकर सोचने लगे कि यदि भोनू झा को किसी ने भड़काया है तो वह आदमी कौन हो सकता है। दिमाग में यह सवाल पैदा होते ही गोनू झा याद करने लगे कि भोनू झा इन दिनों किन लोगों के साथ घूमता फिरता है और किसकी संगति में ज्यादा रहता है। उनके दिमाग में भोनू झा के मित्रों की छवि कौंधने लगी। मुनेसर, गोनौरा, परमेसर, रूपलाल व बारी। बारी से भोनू झा के मित्रों को याद करने लगे। रूपलाल की याद आते ही उनके दिमाग में मानो एक धमाका हुआ। गोनू झा को लगा कि भोनू झा को भड़काने में रूपलाल का हाथ हो सकता है। रूपलाल गोनू झा के बचपन का साथी था। जब तक गोनू झा की नियुक्ति राज दरबार में नहीं हुई थी, तब तक गोनू झा उसके साथ अपना खाली समय बिताते थे। खूब अड्डेबाजी होती। रूपलाल के साथ गोनू झा हिलना मिलना राज दरबार में नियुक्ति के बाद से कम होता गया। महाराज के चहेते दरबारी होने के कारण गोनू झा के जिम्मे बहुत से ऐसे काम रहते थे जिसके बारे में महाराज को आशंका रहती थी कि यदि किसी दूसरे को वह काम सौंपा गया तो गोपनीयता बरकरार नहीं रहेगी, या रहेगी भी तो काम दुरुस्त नहीं होगा। महाराज के चहेते होने के कारण गोनू झा का रुतबा बढ़ गया था। प्रायः कहीं न कहीं से कोई न कोई गोनू झा से किसी तरह का परामर्श लेने उनके घर आता ही रहता था। रूपलाल चूंकि उनका पड़ोसी था, इसलिए वह यह सब कुछ देखता रहता था। रूपलाल को महाराज के दरबार में किसी कारणवश आना पड़ा। उस दिन महाराज के पास दूसरे राज्य से कुछ मेहमान आए हुए थे, जिसके कारण महाराज ने गोनू झा को अपने साथ ही रहने का आदेश दे रखा था। जब रूपलाल दरबार पहुंचा तो गोनू झा से मिलने की इच्छा व्यक्त की। उसका संदेश गोनू झा तक पहुंचा और गोनू झा ने अपनी व्यस्तता के बावजूद महाराज से समय लेकर रूपलाल से मुलाकात की, हालचाल पूछा और दरबार में आने का कारण पूछा। रूपलाल जिस काम से वहां आया था उसकी जानकारी लेकर गोनू झा ने रूपलाल को उस काम से संबंधित कर्मचारी से मिला दिया। गोनू झा ने उस कर्मचारी को यह भी बता दिया कि रूपलाल उसके बाल सखा हैं, उनके काम में विलंब नहीं होना चाहिए। इसके तुरंत बाद गोनू झा ने रूपलाल से अपनी विवशता बताते हुए विदा ले ली और महाराज के पास चले गए। रूपलाल को उम्मीद थी
कि बाल सखा होने के कारण गोनू झा उसके साथ दरबार में उसका काम हो जाने तक जरूर रहेंगे। जब गोनू झा वहां से आनन फानन में चले गए तब रूपलाल को यह बात बुरी लगी। दरबार में रूपलाल का काम तो होना ही था, क्योंकि कर्मचारी के लिए इतना ही काफी था कि गोनू झा ने खुद उसके पास आकर वह काम यथाशीघ्र कर देने की सिफारिश की थी। अपना काम कराकर रूपलाल जब गांव वापस आया तब उसने अपने मित्रों से यह कहना शुरू कर दिया कि गोनू झा को घमंड हो गया है। राज दरबार में अपने वाक्चातुर्य से उसने महाराज का मन क्या फेर लिया कि बचपन के मित्रों को भी वह हिकारत की दृष्टि से देखता है। गांव में कोई भी बात जंगल की आग की तरह फैलती है। अपने घमंडी होने की चर्चा गोनू झा तक भी पहुंची। गोनू झा को समझते देर नहीं लगी कि इस चर्चा के पीछे रूपलाल ही है। सच्चाई यह थी, गोनू झा की तरक्की और शाही रुतबे से उसके बचपन के मित्र जलने लगे थे। पड़ोसी होने के कारण रूपलाल गोनू झा के ऐश्वर्य में हो रही वृद्धि को बहुत करीब से देख रहा था। गोनू झा के प्रति उसकी ईर्ष्या का यह प्रमुख कारण था। इस चर्चा पर गोनू झा ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि जब कभी भी रूपलाल से मुलाकात होगी वे उसे समझा लेंगे। एक दिन बाजार में रूपलाल उन्हें दिखा भी, लेकिन संयोग ऐसा था कि गोनू झा उस दिन भी हड़बड़ी में थे। लेकिन जब उन्होंने रूपलाल को नमस्कार किया तो रूपलाल ने नमस्कार का जवाब देने की बजाय अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और लंबे लंबे डग भरता हुआ दूसरी तरफ चला गया। गोनू झा ने समझा कि उनका मित्र उनसे रूठा हुआ है। वे मन ही मन मुस्कुराए और सोचा, रूपलाल अब तक वही किशोर मन वाला बना हुआ है। छोटी छोटी बात पर तुनक जाना और रूठ जाना तो उसके बचपन का स्वभाव रहा है। अब किसी दिन उसके घर जाना ही पड़ेगा ताकि उसके मन की भड़ास निकल जाए। मन में यदि कोई ग्रंथि बनी रह जाए तो मित्रता के लिए ठीक नहीं होती। संबंधों में दरार आने का महत्वपूर्ण कारण यही ग्रंथियां हैं जो छोटी मोटी गफलतों के कारण पैदा होती हैं। लेकिन गोनू झा की व्यस्तता बनी रही और वे रूपलाल के घर नहीं जा सके। इधर 2-3 महीने में उन्होंने अपने भाई भोनू को रूपलाल के साथ कई बार देखा। उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि गांव के लखेरों के साथ मटरगश्ती करने से तो अच्छा है कि भोनू झा अब रूपलाल के साथ समय बिता रहा है। रूपलाल समझदार आदमी है, उनके बचपन का मित्र है। वह भोनू झा को कुछ अच्छी बातें ही सिखाएगा। अतीत और वर्तमान का विश्लेषण करते करते गोनू झा को नींद आने लगी तो वे लेट गए और सोचते सोचते सो गए। सुबह में उनकी नींद दरवाजा खटखटाए जाने से खुली। दरवाजा खोला तो देखा कि ग्राम पंचायत का मुलाजिम दरवाजे पर खड़ा है। उन्होंने उससे पूछा, क्या बात है मंगरुआ? उसने जवाब दिया, आपके भाई भोनू झा ने पंचायत बुलाई है। आप तैयार होकर पंचायत के लिए रूपलाल जी के दरवाजे पर पहुंच जाइए। गोनू झा को जैसे झटका लगा। कहाँ वे सोच रहे थे कि अपने भाई भोनू झा को समझा लेंगे और कहाँ वह पंचायत बुला रहा है। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर विवाद क्या है। भोनू पंचायत क्यों कराना चाहता है? दोनों भाइयों के बीच कोई द्वंद्व तो है ही नहीं। फिर उन्होंने सोचा, पंचायत की सूचना मिल गई है तो उन्हें जाना पड़ेगा ही। भींगे मन से गोनू झा ने स्नान ध्यान किया और रूपलाल के घर पहुंचे। घर के बाहर ही उन्हें भोनू झा दिख गए, जो पंचायत में आने वाले लोगों को नमस्कार कर उनकी आगवानी कर रहा था। गोनू झा के मन में अभी भी भोनू झा के प्रति कोई दुराव नहीं था। वे सोच रहे थे कि भोनू झा जो कुछ भी कर रहा है वह नासमझी है, बचपना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वे भोनू झा के पास रुक गए और भोनू से कहा, यह क्या तमाशा कर रहे हो भोनू? मगर भोनू के दिमाग पर मानो शैतान का वास हो गया था। वह बिगड़ैल सांड की तरह फुफकारते हुए बोला, आपको जो भी कहना है पंचों के सामने कहिएगा। मुझसे लल्लो चप्पो करने की जरूरत नहीं। मैं आपको अच्छी तरह समझ चुका हूं। आप मुझे टलहवा बनाकर ही रखेंगे। ये लाओ, वो लाओ, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा न करना और वैसा न करना। अब यह सब बंद। मैं आपसे मुक्ति चाहता हूं। मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, हरगिज नहीं। आज घर का बंटवारा होकर रहेगा। बहुत कराली चाकरी आपने भाई बनकर। गोनू झा के पास अब कोई चारा नहीं रहा तो वे रूपलाल के दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोले, भोनू, घर की बात घर में सुलझे तो उत्तम। घर की बात बाहर आते ही घर की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है। भोनू झा ने उनकी बात अनसुनी कर दी और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। पंचायत की व्यवस्था रूपलाल के दरवाजे पर थी। सिर पर बड़ी सी रेशमी पगड़ी बांधे, मूंछों पर ताव देते हुए
रूपलाल ने गोनू झा को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, आइए पंडित जी, विराजिए। लोगों को बैठने के लिए दरी जाजिम बिछी हुई थी। गोनू झा स्थिति प्रज्ञ की मुद्रा में निसंकोच एक किनारे बैठ गए। पंचायत में भोनू झा ने जिन लोगों को बुलाया था, उनमें से अधिकांश लोग गोनू झा के पुराने साथी थे और गोनू झा की ख्याति से ईर्ष्या करने लगे थे। गोनू झा ने निश्चय कर लिया था कि भोनू झा को अब वे रोके टोकेंगे नहीं और भोनू झा जो चाहेगा वह होने देंगे। उन्हें विश्वास था कि एक दिन ऐसा अवसर जरूर आएगा जब भोनू को एहसास होगा कि उसने गलती की है। आखिर वह उनका छोटा भाई है, गैर थोड़े ही है। पंचायत शुरू हुई और पंचों के सामने भोनू झा ने एक सूत्री प्रस्ताव रखा। मैं अपने बड़े भाई गोनू झा के साथ नहीं रहना चाहता हूं, इसलिए हमारे घर जमीन और सभी चल अचल संपत्ति का बंटवारा हो जाना चाहिए। पंच बने रूपलाल ने गोनू झा की ओर देखते हुए कहा, क्यों गोनू जी, आपका क्या कहना है? गोनू झा ने संक्षिप्त उत्तर दिया, जैसा भोनू चाहे। घर के बंटवारे की जब बात उठी तब भी गोनू झा से पूछा गया, वे घर के किस हिस्से में रहना चाहेंगे? गोनू झा ने फिर संक्षिप्त उत्तर दिया, भोनू जहां रहना चाहे रहे और मेरे लिए जिधर जगह दे दे मैं उधर रह लूंगा। गोनू झा ने तय कर लिया था कि पंचायत में वे कुछ भी ऐसा नहीं होने देंगे जिससे दोनों भाइयों का विवाद बढ़े। भोनू झा की इच्छा अनुसार घर के सामने का हिस्सा उसे दिया गया। गोनू झा के हिस्से में घर के पीछे बना भंडार घर आया। सारे सामान बट गए। बड़ा संदूक भोनू झा के हिस्से, घर की खानदानी तिजोरी भोनू झा के हिस्से। गोनू झा समझ रहे थे कि पंच बने रूपलाल द्वारा ये जो एक पक्षीय निर्णय हो रहा है, उसका सीधा उद्देश्य है कि गोनू झा उत्तेजित हों और भोनू से झगड़ पड़े, मगर गोनू झा अपने निर्णय पर अडिग रहे। अब उलझन घर के एकमात्र कंबल और भैंस को लेकर पैदा हो रही थी। पंच बने रूपलाल ने कहा, भाई, भैंस तो काटकर बांटी नहीं जा सकती। गोनू झा अपने घर के ही नहीं, गांव की भी पहचान बन गए हैं और किसी की भी पहचान उसके चेहरे से होती है। इसीलिए भैंस के सिर से पेट तक का हिस्सा गोनू झा के हिस्से। रही कंबल की बात, तो गोनू झा बड़े भाई हैं। बड़ा भाई होने के कारण उनको मौका मिलना चाहिए। दिन में कंबल गोनू झा के जिम्मे रहेगा और बाद में रात को कंबल भोनू झा के जिम्मे। गोनू झा ने बिना किसी आपत्ति के सिर झुकाकर पंच का फैसला सुना और अपनी सहमति जताकर वहीं से दरबार चले गए। शाम को लौटे और भंडार घर में जाकर अपनी धोती ओढ़कर सो गए। कंबल तो भोनू के हिस्से में था। रात को पहले दोनों भाई एक ही कंबल में मजे से सोते थे। सुबह में बिस्तर छोड़ने के बाद गोनू झा ने भैंस को सानी पानी दिया और भोनू झा दूध दूहने बैठा। अब यह रोज का क्रम था। भैंस को खिलाने का काम गोनू झा करते और दूहने और उपलों के लिए गोबर जमा करने का काम भोनू करता। लेकिन इसका मलाल गोनू झा को नहीं था। वे घर के बंटवारे को अपनी उपलब्धि समझ रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। गोनू झा ने एक दिन विचार किया कि अब यदि भोनू झा को सबक नहीं सिखाया गया, तब भोनू झा को बहकने से रोकना असंभव हो जाएगा। इस निर्णय के साथ वे भैंस को सानी पानी देकर एक सोंटा हाथ में लेकर भैंस के पास खड़े हो गए। जैसे ही भोनू झा दूध दूहने के लिए बैठा, वैसे ही गोनू झा ने भैंस के सिर पर 2-4 सोंटे जड़ दिए। सटाक सटाक सटाक। भैंस अपनी जगह से इधर उधर हुई और भोनू झा के हाथ से बर्तन गिर गया। दूध जमीन पर गिर गया। शाम को भी गोनू झा ने कंबल पानी में धो खंगालकर भोनू झा के लिए छोड़ दिया। अब वे ऐसा रोज करने लगे। गोनू झा सुबह शाम भैंस के दूध से वंचित रहने लगा और गीले कंबल के कारण रात को ठिठुरने लगा। भोनू झा का पारा फिर चढ़ने लगा। उसने फिर पंचायत बुलाने की ठान ली। उसने रूपलाल से मिलकर उसे अपनी व्यथा कथा सुनाई और गोनू झा से खार खाए बैठा। रूपलाल जैसे मनचाहा अवसर पा गया। गोनू झा को एक बार और नीचा दिखाने का अवसर। आनन फानन में गोनू झा को पंचायत की सूचना भेजी गई और पंचायत में शामिल होने का फरमान भेज दिया गया। गोनू झा पंचायत में हाजिर हुए। पंचों के सामने भोनू झा ने अपनी व्यथा कथा दोहराई। पंचों ने एक स्वर में कहा कि गोनू झा अपने भाई भोनू झा को अप्रत्यक्ष रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। गोनू झा तो पहले से तैयार बैठे थे। उन्होंने पंचों से कहा, पिछली पंचायत में पंचों ने जो आदेश दिया वे उसका अक्षरशः पालन कर रहे हैं और उन पर कोई आरोप नहीं बनता।
कंबल के उपयोग का अधिकार उन्हें दिन में प्राप्त है तथा भैंस के शरीर का सिर से पेट तक का भाग उनके अधिकार में है। कंबल उपयोग में लाए जाने के बाद गंदा होता ही है, तो गंदे कंबल को धोना उनका कर्तव्य है। अब उनके पास कंबल धोने के लिए शाम को ही समय मिलता है, तो शाम को ही कंबल धोना उनकी विवशता है। इसमें भोनू को प्रताड़ित करने की मंशा नहीं। रही भैंस की बात, तो पंचों के निर्देश के अनुसार भैंस के सिर से पेट तक की व्यवस्था वे करते हैं। भैंस को समय पर सानी पानी लगाने का काम वे पंचायत के बाद से नियमित रूप से कर रहे हैं। रही भैंस को सोंटा मारने की बात, तो उन्हें अपराधी तभी कहा जाएगा जब वे भैंस के पीछे के हिस्से पर प्रहार करेंगे। भैंस को खिलाने और दुलारने का हक यदि उनको प्राप्त है, तो भैंस को जरूरत पड़ने पर पीटने का हक भी उन्हें है। भला गांव का कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने मवेशियों को सोंटा नहीं मारता? अब भी यदि मेरी बात आप लोगों की समझ में नहीं आई है, तब आप सब लोग इस बात के लिए तैयार हो जाइए कि इस पंचायत के निर्णय पर विवाद अब महाराज के दरबार में होगा, और वहां से जो फैसला होगा वह मुझे भी मान्य होगा और आप लोगों के लिए भी मान्य होना ही है, क्योंकि महाराज तो महाराज ही हैं। गोनू झा की बात सुनकर पंचायत में सन्नाटा छा गया। रूपलाल जैसे आसमान से गिरा और भोनू झा को तो मानो सांप सूंघ गया। गोनू झा पंचायत से उठकर चले आए। उनके पीछे पीछे पंचायत में शामिल लोग भी उठ गए। उनमें से कुछ गोनू झा के पीछे पीछे उनके घर तक आ गए और गोनू झा की चिरौरी करने लगे। भाई गोनू, तुम तो समझदार आदमी हो, घर की बात दरबार तक न जाए तो अच्छा। भोनू को बोल बतियाकर समझा लो कि वो रूपलाल के चक्कर में न पड़े। सारे विवाद की जड़ में रूपलाल है। वही भोनू झा को नशा कराता है और उसके कान भरता है। हम लोग अब तुम्हारे घर के झगड़े में नहीं पड़ेंगे। ऐसा कह के वे लोग गोनू झा से विदा लेकर चले गए। गोनू झा ने उन लोगों से कुछ नहीं कहा, बस उनकी ओर देखकर मुस्कुराते रहे। उधर रूपलाल के दरवाजे पर केवल रूपलाल और भोनू झा बच गए। रूपलाल ने समझ लिया कि अब बाजी उसके हाथ से निकल चुकी है। गोनू झा यदि महाराज के दरबार में शिकायत कर दे तो? इस सवाल के मन में उठने से रूपलाल सिहरसा गया। उसे यह एहसास तो था ही कि गोनू झा को नीचा दिखाने के लिए ईर्ष्यावश उसने भोनू झा को बहकाया है। गोनू झा की तनी भ्रुकुटियों से उसे यह संदेश मिल गया था कि यदि अब उसने भोनू झा को भड़काया तो अंजाम बुरा होगा। उसके दरवाजे से गांव वालों के उठकर चले जाने से भी रूपलाल समझ गया था कि गांव वालों ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। अंततः रूपलाल ने भोनू झा से कहा, भाई भोनू, जो होना था हो चुका। अब गोनू झा से बिगाड़ कर रहने में भलाई नहीं है। तुम जाओ और अपने घर का फैसला आपस में ही मिल बैठकर कर लो। भोनू झा ने देखा कि अब वह पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है। मन ही मन पछताते हुए भोनू झा घर लौटा। दरवाजे पर ही उसे गोनू झा दिख गए। भोनू झा दौड़कर गोनू झा के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगा। भैया, मेरी धृष्टता को क्षमा कर दो। मैंने आपको बहुत कष्ट पहुंचाया है। अपने भाई के मुंह से ये बातें सुनते ही गोनू झा की आंखें छलछला आईं। उन्होंने भोनू झा को कलेजे से लगाते हुए कहा, भोनू, तू मेरा भाई है। मेरा जो कुछ भी है वह सब तेरा है। यह घर, जमीन, भैंस सब तो पुरखों से आया है। इस पर मैं क्या दावा करूं। तू जैसे चाह वैसे इसका उपयोग कर, मगर इतना ध्यान रख कि घर की बात घर में ही रहे, नहीं तो वह कहावत चरितार्थ होती है, घर फूटे तो गवार लूटे। रूपलाल जैसा मित्र अमित्र हो गया और उसकी बददिमागी के कारण हमारा भ्रातृत्व प्रभावित हुआ। यह तो हमारे लिए कलंक की बात है ना? गोनू झा उसे सहलाते रहे। आंसुओं की धारा में भोनू झा के मन का मैल निकल गया। जब वह शांत हुआ तब गोनू झा भंडार घर की ओर जाने लगे, मगर भोनू झा ने उनके पांव पकड़ लिए और कहा, भैया, अब मुझे माफ कर दें। अब आप वहां नहीं सोएंगे। भंडार घर ही रहेगा। मैं आपके पास सोऊंगा, एक ही कंबल में, जैसे पहले हम दोनों भाई सोते थे। गोनू झा ने भोनू झा को अपने आलिंगन में ले लिया और उसका माथा चूमते हुए कहा, जैसा तू चाहे भोनू, वैसा ही करूंगा। बस जा, कुएं से 4 डोल पानी निकाल, मैं जरा नहा लूं। और भोनू झा कुएं की ओर चल पड़ा प्रफुल्लित मन से। गोनू झा उसे कुएं की ओर जाते हुए देखते रहे। उनका मन हल्का हो चुका था। आंखों में खुशी की चमक थी। अनायास ही उनकी आंखें भर आईं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।